हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं शुरू कर रहा हूँ क्लास 11th अकाउंटेंसी का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है जर्नल एंट्री। आप ये मान के चलिए कि अगर आप लोगों ने इस चैप्टर को अच्छे से समझ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, तो आने वाले जितने भी चैप्टर हैं आपकी क्लास 11th अकाउंटेंसी के अंदर वो डेफिनेट इस बात की गारंटी है कि लगभग 50% चैप्टर तो आप वैसे ही समझ जाएंगे। जब भी आपके स्कूल में क्लासेस में जब वो चैप्टर शुरू होंगे, आने वाले जितने भी चैप्टर हैं इस सब्जेक्ट के अंदर, जर्नल एंट्री पढ़ने के बाद आपको वो सारे के सारे चैप्टर काफ़ी आसान और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। जर्नल एंट्री का मतलब समझने से पहले आपको सबसे पहले समझना होगा कि अकाउंटेंसी का मतलब क्या है और आखिर आप अकाउंटेंसी के अंदर कर क्या रहे हैं। तो आप ऐसे समझिए, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है। अच्छा, मैंने कोई भी थ्योरी का चैप्टर शुरू नहीं किया है, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ थ्योरी के जो चैप्टर है शुरू में, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, ये जितने भी शुरू के चैप्टर हैं, 3-4 चैप्टर जो हैं थ्योरी के, मैं इसलिए शुरू नहीं करता हूँ क्योंकि थ्योरी के चैप्टर आपको उतने अच्छे से समझ में नहीं आ सकते अगर आप प्रैक्टिकल चैप्टर कर लेते हैं। अगर आप 100% न्यूमेरिकल चैप्टर समझ लेते हैं तो थ्योरी तो आपको ऑटोमेटिक डेफिनेटली इस बात की गारंटी है कि वो आपको समझ में आ जाएगी। तो थ्योरी पढ़ना मेरे हिसाब से बिल्कुल बकवास है अकाउंटेंसी के अंदर, स्पेशली इन सीबीएसई बोर्ड्स। थ्योरी के चैप्टर ऑटोमेटिक बच्चे को समझ में आ जाते हैं, बिना पढ़ाई समझ में आ जाते हैं। बस बच्चे को थोड़ी सी हिंट देनी होती है, वो कब? जब बच्चा प्रैक्टिकल चैप्टर कर लेता है। इसलिए मैंने सबसे पहला चैप्टर और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर उठाया है जो 100% प्रैक्टिकल चैप्टर है और 100% एक ऐसा चैप्टर है जिसे पढ़ने के बाद आने वाले जितने भी चैप्टर हैं वो 50% तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे, 50% तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगे। तो आप ये मानिए, जर्नल एंट्री अकाउंटेंसी का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे बेसिक कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। सिंपल अकाउंटेंसी का इस चैप्टर को आप ऐसे समझिए कि आखिर आप अकाउंटेंसी का मीनिंग क्या है, आप अकाउंटेंसी में करते क्या है। तो आप ऐसे समझिए, आप अकाउंटेंसी के अंदर आप कर रहे हैं एक्चुअल में अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का क्या मीनिंग है? तो अकाउंटिंग का मतलब है आप किसी चीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं, यानी कि आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग का क्या मीनिंग है? आप नोट कर रहे हैं किसी चीज को, और नोट मीन्स आपके पास एक रजिस्टर है, वही रजिस्टर जो आप इस्तेमाल करते हैं अपने सब्जेक्ट को नोट करने के लिए। तो आपके पास रजिस्टर है, उस रजिस्टर के अंदर आप कुछ चीज नोट करते रहते हैं, कुछ बातों को नोट करते रहते हैं, आपको ऐसे समझना है। और उन बातों को जो नोट करने को, उन बातों को नोट करने को रिकॉर्डिंग करना कहा जाता है, उस रिकॉर्डिंग को अकाउंटिंग बोला जाता है। सिंपल सी बात। अब आप ये समझिए कि आखिर हम नोट कर क्या रहे हैं। तो बिजनेस के जितने भी बिजनेस में होने वाले जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, उन ट्रांजैक्शंस को एक अकाउंटेंट द्वारा नोट किया जाता है, और उस नोट करने को ही अकाउंटिंग बोलते हैं। इसका मतलब हम इस चैप्टर के अंदर, जनरल एंट्री वाले चैप्टर के अंदर, बिजनेस में होने वाले जितने भी ट्रांजैक्शन हैं उन ट्रांजैक्शन को नोट करेंगे। इसका मतलब एक रजिस्टर के अंदर हम सिंपली नोट कर रहे होंगे और उस नोट करने को ही अकाउंटिंग बोलते हैं। और सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो मैं ये कहूंगा कि आप ये समझ लीजिए कि मैंने आपको एक बिजनेस में जाके बिठा रखा है। मान लीजिए कि मेरा बिजनेस है और मैंने उस बिजनेस के अंदर आपको बिठा रखा है और मैंने आपको सिंपल एक रजिस्टर पकड़ा रखा है और मैंने कहा है बेटा ये रजिस्टर लो, और सुबह से लेकर शाम, सुबह 10 बजे करीब दुकान खुलती है, रात को 9 बजे करीब दुकान बंद होती है। सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक बेटा ये लो रजिस्टर, ये लो बॉल पेन। सुबह 10 से लेकर रात को 9 बजे तक जो कुछ बिजनेस में लेन देन होता है, जो कुछ लिया जाता है बिजनेस के अंदर, जो कुछ दिया जाता है बिजनेस से जो चीज चली जाती है, बिजनेस के अंदर जो चीज आ जाती है, उन सारी चीजों को आपको नोट करना। बस सिंपल आप उसको नोट करते रहेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए, सुबह दुकान खोली, आपने देखा माल बिकना शुरू हो गया है, आपने उसको नोट करना शुरू कर दिया कि
इस वक्त इतने रुपए का माल बिका, इस टाइम इतने रुपए का माल बिका, इस टाइम इतने रुपए का माल बिका। इसके बाद आपका अगर बिजनेस में कुछ माल शॉर्ट होता जा रहा है, क्योंकि माल बेच रहे हैं आप, तो माल कम भी पड़ेगा, माल कम होता जा रहा है, बिजनेस का जो ओनर है या बिजनेस को चलाने वाले जो मैनेजर्स वगैरह हैं, उन्होंने कॉल की और माल का ऑर्डर दे दिया, माल आ गया। जैसे ही आपके दुकान के अंदर माल आएगा, जैसे ही आपकी दुकान पर माल उतरेगा, माल आएगा, आपका क्या काम है, सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक जो भी बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उनको नोट करते रहना। आपने जो माल दुकान पे जैसे ही उतरा, आपने उसको नोट कर लिया। तो ये जो बिजनेस में लेन देन हो रहा है, यानी कि कुछ बिजनेस से निकल जा रहा है, कुछ बिजनेस के अंदर आ जा रहा है, तो बिजनेस के अंदर जो लेन देन हो रहा है, बस उन लेन देन को ही बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शन बोलते हैं। इसका मतलब बिजनेस से कुछ बाहर जा रहा है और बिजनेस के अंदर कुछ आ रहा है, कुछ पैसे बाहर जा रहे हैं और कुछ पैसे अंदर आ रहे हैं। तो बिजनेस में होने वाले जितने भी लेन देन हैं, जैसे कि माल का खरीदना, माल का बेचना, महीना पूरा होने पर दुकान के लड़कों की सैलरी देना, अगर दुकान किराए पे है तो किराया देना, 2 महीना पूरा होने पर बिजली का बिल देना, हमारी दुकान में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, हमारा कोई पंखा खराब हो गया है, हमारा एसी खराब हो गया है, तो इसके लिए हमने किसी मैकेनिक को बुलाया हुआ है, किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाया हुआ है, उस मैकेनिक उस इलेक्ट्रिशियन का जो कुछ खर्चा है, उस खर्चे को हमारे बिजनेस ने पे किया। आप तुरंत नोट कर लेंगे, एसी खराब होने पर इतने पैसे दिए थे, पंखा खराब होने पर इतने पैसे दिए थे। और मान लीजिए कि बिजनेस के अंदर वो साफ सफाई करने वाले कुछ कर्मचारी आते हैं, उन कर्मचारियों को पर डे पेमेंट होता है या मंथली पेमेंट होता है, जब जब पेमेंट किया जा रहा है, जब जब खर्चा हो रहा है, आप नोट कर लेते हैं। इसका मतलब बिजनेस में होने वाले जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, उन सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को आप सुबह से लेकर रात तक, आपकी ड्यूटी यही है, आपका काम ही है कि आप उस रजिस्टर पर नोट करते रहते हैं। तो बिजनेस में होने वाले जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, आपके द्वारा, आप एक अकाउंटेंट है, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आप एक अकाउंटेंट हैं। तो बिजनेस में होने वाले जितने भी ट्रांजैक्शन है, आपके द्वारा नोट किए जाने को जर्नल एंट्री करना बोला जाता है। आपके द्वारा नोट किए जाने को जर्नल एंट्री बनाना कहा जाता है। तो आप एक्चुअल में सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक जो कुछ बिजनेस के अंदर घटनाएं हो रही हैं, जो कुछ बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जो कुछ बिजनेस के अंदर लेन देन हो रहे हैं, उन लेन देन को नोट करते रहते हैं। और उस नोट करने को आप क्या कर रहे हैं, अगर कोई आपसे पूछे आप क्या कर रहे हैं, आप जर्नल एंट्री बना रहे हैं। सिंपल सी बात है। अच्छा, अब सबसे पहले ये समझते हैं कि बिजनेस के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, हम उन्हें आखिर नोट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझो, बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, दुनिया भर के जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं बिजनेस के अंदर, मैं थोड़े से कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूं। एग्जाम्पल के लिए आप बिजनेस के अंदर माल बेचते हैं, बिजनेस के अंदर माल खरीदते हैं, इसके अंदर आप अपनी दुकान पे जो लड़के हैं उनको सैलरी देते हैं, दुकान किराए की है तो किराया देते हैं, समय आने पर बिजली का बिल देते हैं, जैसे समय आ जाता है, टाइम पूरा हो जाता है, बिजली का बिल देते हैं, बिजली का बिल ड्यू हो जाता है, बिजली का बिल दे देते हैं, सैलरी का टाइम पूरा हो गया, सैलरी दे देते हैं, किराए का टाइम पूरा हो गया, किराया दे देते हैं, माल खरीदना, माल बेचना। इसके बाद कोई भी इलेक्ट्रिशियन वाली प्रॉब्लम आई, एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, पंखा खराब हो गया, पंखा संभलवाना, एसी खराब हो गया, एसी की सर्विस कराना। ये सारे जितने भी बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शंस हैं, इन सारे ट्रांजैक्शंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। और उन 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद उसके कुछ फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों की मदद से आप जर्नल एंट्री बनाते हैं, यानी कि जर्नल एंट्री का मतलब आप नोट करते हैं। अब सबसे पहले समझो, मैंने कुछ बेसिक बातें लिखी हैं कि आप माल बेचते हैं, माल खरीदते हैं, सैलरी देते हैं, किराया देते हैं, बिजली का बिल देते हैं। इसके अलावा भी बहुत हजारों तरीके के ट्रांजैक्शन होते हैं। तो बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। वो 3 पार्ट्स कौन से होते हैं वो अभी मैं समझाऊंगा, पर उससे पहले कुछ और एग्जांपल लेते हैं। अब जरा आप सोच के देखो,
हमारे बिजनेस के अंदर हम मान लीजिए कि मेरा सूट और साड़ी का काम है, तो सूट और साड़ी मैं अपने शोरूम के अंदर कहीं ना कहीं तो लगाता हूँ। तो वो जो अलमारी बना के रखता हूँ, वो जो रैक बना के रखता हूँ जिसके अंदर मैं सूट साड़ी रखता हूँ, कस्टमर जब आता है तो मैं उन अलमारियों में से सूट निकाल कर बेचता हूँ, सूट निकाल कर उन कस्टमर्स को दिखाता हूँ। अगर मेरा फुटवियर का काम है तो वो जो जूते चप्पल है मैं उन अलमारी के अंदर रखता हूँ। तो वो जो अलमारी मैंने अपने शोरूम के अंदर बना रखी है, वो अलमारी बनाने के लिए मुझे फर्नीचर की आवश्यकता है, मुझे फर्नीचर बनाना है। इसका मतलब मैं बिजनेस के अंदर एक ट्रांजैक्शन और करता हूं, क्या एक लेन देन और करता हूं, क्या मेरे बिजनेस के अंदर एक घटना और होती है, क्या मैंने फर्नीचर खरीदा हुआ होता है। अच्छा, फर्नीचर खरीदना हो सकता है ये मैंने आज फर्नीचर खरीदा, कुछ टाइम बाद ये फर्नीचर खराब हो जाए, मुझे नए फर्नीचर की जरूरत है, तो हम फर्नीचर बेच रहे हैं, ये भी एक घटना है, फर्नीचर सोल्ड। इसके बाद और मेरा बिजनेस ऐसा है जिसमें मुझे कुछ मशीनों की जरूरत होती है, मैं मैन्युफैक्चरिंग का भी काम करता हूं, मैं शर्ट वगैरह टी शर्ट वगैरह सिलवाता हूं, और सिलवाने के लिए मुझे मशीनों की जरूरत है, तो मैं मशीन खरीद रहा हूं, मशीन परचेज। सिंपल। अब ये मशीन कई सालों तक मेरे साथ है और उसके बाद ये मशीन खराब हो गई तो मैं मशीन बेच देता हूं, मशीन सोल्ड। इसका मतलब ये मैंने कुछ नॉर्मल और बेसिक बातें लिखी हैं कि बिजनेस के अंदर हम रोजाना हमारे यहाँ क्या क्या घटनाएं होती हैं, हमारे यहाँ बिजनेस के अंदर कौन कौन से ट्रांजैक्शन होते हैं। और आप सबसे आसानी, आप ऐसा समझ लीजिए कि अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है, या कॉमर्स के लिए सारे के सारे सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट हैं जो बिल्कुल लाइव सब्जेक्ट हैं, जो हमें समझ में आते हैं। हम बचपन से उन सब्जेक्ट्स में जो सिखाया जाता है, हम वो एक्टिविटी बचपन से कर रहे होते हैं। तो आप ये समझिए कि बिजनेस के अंदर मशीन खरीदना बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ, एक दुकान है, एक उसके अंदर मान लीजिए सूट और साड़ी की एक दुकान है, वहां पर कुछ महिलाएं आती हैं सूट और साड़ी खरीदने। अच्छा, उन महिलाओं को साइज वगैरह फिटिंग करानी है, साइज फिटिंग कराने के लिए एक आपने एक बंदा रखा हुआ है, एक लड़का रखा हुआ है, एक टेलर रखा हुआ है। उस टेलर को सूट और साड़ी की फिटिंग करने के लिए मशीन की जरूरत पड़ेगी, तो आप एक मशीन भी खरीदते हैं। ऐसे फर्नीचर के बारे में मैंने बताया कि सूट और साड़ी रखने के लिए आपको फर्नीचर भी चाहिए, तो फर्नीचर खरीदते हैं। पुराना होने पर आप उस फर्नीचर को हटा देते हैं, यानी कि उसको बेच देते हैं। मशीन पुरानी हो गई, आप उसको बेच देते हैं। ऐसे ही दुकान के लड़के हैं तो उन्हें सेल भी देते हैं। ऐसे बिजनेस के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शन है, उन सारे के सारे ट्रांजैक्शन को, यहाँ तो मैंने कुछ ट्रांजैक्शन लिखे, हजारों तरीके के ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। उन सारे ट्रांजैक्शंस को नोट करना, उन सारे ट्रांजैक्शंस को नोट करना, जर्नल एंट्री बनाना कहलाता है। अब सबसे पहले एक और बात समझते हैं कि आखिर हम ट्रांजैक्शंस को नोट ही क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत है हमें कि हम उन ट्रांजैक्शन को नोट कर रहे हैं, क्यों जरूरी है ट्रांजैक्शन को किसी भी बिजनेसमैन के द्वारा अपने बिजनेस में होने वाली जो भी घटनाएं हैं, जो भी लेन देन है, क्यों जरूरत पड़ रही है उस बिजनेसमैन को उन ट्रांजैक्शंस को नोट कराने की, उन लेन देन को नोट कराने की। तो उसका सिंपल सा रीजन ये है कि अगर वो बिजनेसमैन अपने दुकान में होने वाली घटनाओं को नोट नहीं कराएगा, अपने बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शन को, अपने दुकान में होने वाले लेन देन को नोट नहीं कराएगा, तो उसको कभी ये नहीं पता लग पाएगा कि उसका बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा है, उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है या उसका बिजनेस बुरा चल रहा है। क्योंकि बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शन को बिना नोट किए वो कैलकुलेट ही नहीं कर सकता एग्जैक्टली कि आखिर उसका बिजनेस प्रॉफिट में है या उसका बिजनेस लॉस में है। सिंपल सी बात, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, आपके रेगुलर स्कूल में टेस्ट लिया जाए और कभी भी आपको रिजल्ट ना दिखाया जाए, क्लास में 50 बच्चे हैं आपकी क्लास में और 50 का हमेशा एग्जाम होता हो, क्वार्टरली एग्जाम होता हो, हाफ ईयरली एग्जाम होता हो, फाइनल एनुअल एग्जाम होता हो, फाइनल एग्जाम होता हो, और कभी भी उसका रिजल्ट आपको शो ना किया जाए, तो कभी भी पता नहीं लग पाएगा कि उन 50 बच्चों में से कौन सा बेहतर परफॉर्मर है, कौन लूजर है, कभी भी पता नहीं लग पाएगा। ना ही उन बच्चों को पता लग पाएगा, ना ही उन बच्चों के पेरेंट्स को पता लग पाएगा, इवन ना ही टीचर को पता लग पाएगा कि कौन बेहतर है, कौन लूजर है, कौन अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, कौन बुरा परफॉर्मेंस कर रहा है। इसलिए अगर आपको ये जानना है कि आप बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं या आप बेकार परफॉर्मेंस कर रहे हैं,
तो डेफिनेटली आपको सारे डेटा देखने होंगे। आपका एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करके आपको दिखाया जाता है इसीलिए कि जिससे आपको पता लग सके कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है। ऐसे ही बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड तैयार कराने के लिए कि बिजनेस अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, बिजनेस बुरा परफॉर्मेंस कर रहा है, हमें बिजनेस के अंदर होने वाली सारी घटनाओं को नोट जरूर करना होता है, जिससे हम फाइनली ये पता लगा पाए कि हम अच्छा कर रहे हैं कि हम बुरा कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं तो बिजनेस बढ़िया चल रहा है, हमें बिजनेस को और बढ़ाना चाहिए। बुरा कर रहे हैं तो हमें बिजनेस को बंद कर देना चाहिए। अब एक अकाउंटेंट द्वारा जर्नल एंट्री जब बनाई जाती है, उन जर्नल एंट्री बनाने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। अब जैसे मैं सिंपल भाषा में कहूं कि एक अकाउंटेंट क्या कर रहा है, जैसे मैंने कि अभी बताया, एक अकाउंटेंट क्या कर रहा है, बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शंस को नोट कर रहा है। तो जैसे माल खरीदा तो हम सिंपल लिखते हैं कि 10 लाख रुपए का माल आया लुधियाना से, 5 लाख रुपए का माल आया दिल्ली से, हम ऐसे लिख सकते हैं। हमने 8 लाख रुपए का माल बेचा है, 15 लाख रुपए का माल इसे बेचा है, 2 लाख रुपए का माल इसे बेचा है, दुकान के लड़कों को सेल दे दी है। सिंपल भाषा में लिख सकते हैं, बट सिंपल भाषा में हमें नहीं लिखना है। हमें इस सारे बिजनेस के अंदर होने वाले सारे ट्रांजैक्शंस को अकाउंटिंग लैंग्वेज में लिखना है, और उस अकाउंटिंग लैंग्वेज में लिखने के लिए कुछ फॉर्मूले, कुछ रूल्स काम आते हैं, और उन रूल्स के लिए हमें ये समझना होगा कि आखिर वो फॉर्मूले कैसे तैयार किए गए। तो आप इसे ऐसे समझो, बिजनेस में होने वाले जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, एक अकाउंटेंट को यह समझाया जाता है कि बिजनेस में होने वाले सारे ट्रांजैक्शंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए गया है, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। बिजनेस में होने वाले सारे ट्रांजैक्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए गए हैं। टाइप 1 कह लो या पार्ट 1, या कह सकते हैं हम पार्ट 2 और पार्ट 3, यानी कि 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए गए। कुछ ट्रांजैक्शंस पर्सनल नेचर के कहलाते हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस रियल नेचर के कहलाते हैं, और कुछ ट्रांजैक्शंस नॉमिनल नेचर के कहलाते हैं। सबसे पहले तो आपको यह सीखना होता है कि इसमें से कौन से ट्रांजैक्शंस को हम पर्सनल नेचर का बोले, कौन से ट्रांजैक्शंस को हम रियल नेचर का बोले। यानी कि अकाउंटेंट को यह पहचानना होता है कि ये जितने भी ट्रांजैक्शन है इसमें से कौन सा पर्सनल नेचर का है, कौन सा रियल नेचर का है, और कौन सा नॉमिनल नेचर का है। एक बार अकाउंटेंट ये पहचान लेता है कि पर्सनल नेचर का कौन सा है, रियल नेचर का कौन सा है, नॉमिनल नेचर का कौन सा है, उसके बाद इसके फॉर्मूलों को अप्लाई करके, इसके रूल्स को अप्लाई करके वो अकाउंटिंग भाषा में बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शन को नोट करने लगता है। सिंपल सी बात। और बिजनेस में होने वाले जो भी ट्रांजैक्शन है उन्हें नोट करने को ही जर्नल एंट्री बोलते हैं। अच्छा, अब समझते हैं आखिर पर्सनल नेचर के ट्रांजैक्शंस एक अकाउंटेंट कैसे पहचानेगा, रियल नेचर के ट्रांजैक्शंस कौन से होते हैं एक अकाउंटेंट कैसे पहचानेगा, और नॉमिनल नेचर के ट्रांजैक्शन कौन से होते हैं एक अकाउंटेंट कैसे पहचानेगा। तो अकाउंटेंट्स को यह बताया जाता है कि जहां भी इंसानों का नाम आए, एग्जाम्पल के लिए राम, अशोक, मोहन, जहां भी इंसानों का नाम आए, इन सारे ट्रांजैक्शंस को पर्सनल नेचर का ट्रांजैक्शन कहा जाएगा। यानी कि पर्सनल नेचर के ट्रांजैक्शन रिलेटेड होता है किससे, पर्सन से, पर्सन से। सिंपल। इसका मतलब इंसानों का नाम जहां भी आए, यानी कि पर्सन का जहां भी नाम आए, तो वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन कैसे हैं, पर्सनल नेचर के ट्रांजैक्शन है। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए, मैंने यहां लिखा नहीं है, एक एग्जांपल के लिए मुझे मेरे बिजनेस के लिए कुछ पैसों की जरूरत पड़ रही है। मैंने अपने एक फ्रेंड को फोन लगाया जिसका नाम है अशोक, और मैंने कहा अशोक मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत है, कुछ दिन में मैं वापस कर दूंगा। तो बिजनेस के अंदर एक घटना हुई है, 2 लाख रुपए अशोक ने मुझे दे दिए और मैंने उससे वादा कर दिया 2 महीने बाद वापस कर दूंगा। तो ये जो पैसे आए हैं, पैसे रिसीव हुए, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि कैश रिसीव हुआ, कैश रिसीव हुआ किससे, फ्रॉम अशोक। तो ये जो एक ट्रांजैक्शन है, पैसे रिसीव होना अशोक से,
ये भी नोट करेगा एक अकाउंटेंट। अब आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, पर्सन के लिए मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे मेरे बिजनेस को कुछ पैसे की जरूरत है और मेरे बिजनेस ने क्या किया, या मान लो मैं बिजनेस का मालिक हूं और मैंने क्या किया, मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम है अशोक, और मैंने अशोक को कॉल लगाया। मैंने कहा अशोक मुझे कुछ पैसों की जरूरत है और 2 लाख रुपए की मुझे जरूरत है, मैं कुछ दिनों में वापस कर दूंगा। तो अशोक ने मुझे कुछ पैसे दे दिए हैं और कुछ दिनों बाद में उसको अशोक को ये पैसे वापस कर दूंगा। तो इसका मतलब आप जरा सिंपल सोच के देखिए कि बिजनेस के अंदर हम एक अकाउंटेंट के रूप में काम कर रहे हैं। हमारे बिजनेस के अंदर अशोक से अगर कुछ पैसे आते हैं, इसका मतलब है आप कैसे लिखेंगे, अगर सिंपल लैंग्वेज में एक कोई नॉर्मल आदमी लिखे तो कैसे लिखेगा, पैसे आए हैं अशोक से 2 लाख रुपए, कैश रिसीव हुआ अशोक से 2 लाख रुपए। इसका मतलब यहाँ पर नाम आ रहा है, और जहां पर नाम आए उन सारे ट्रांजेक्शन को पर्सनल नेचर का ट्रांजेक्शन बोला जाता है। अच्छा, हमें पर्सनल नेचर का हम समझ गए कि कितने पर्सनल नेचर का बोलेंगे। अब हमें समझना है नॉमिनल नेचर का। अगर हम ये समझ लें पर्सनल नेचर के ट्रांजैक्शन कौन से हैं और हम ये समझ लें नॉमिनल नेचर के ट्रांजैक्शन कौन से हैं, तो जितने भी बच जाएंगे वो सारे ट्रांजैक्शन कहलाएंगे रियल नेचर के। तो हमें रियल नेचर नहीं समझना है, हमें समझना है पर्सनल और हमें समझना है नॉमिनल। अब नॉमिनल नेचर के ट्रांजैक्शन कैसे पहचाने, एक अकाउंटेंट कैसे पहचानेगा कि किस ट्रांजैक्शन को नॉमिनल नेचर का ट्रांजैक्शन बोला जाता है। तो नॉमिनल नेचर के ट्रांजैक्शन रिलेटेड होते हैं, रिलेटेड टू एक्सपेंसेस एंड इनकम। इसका मतलब जितने भी ट्रांजैक्शन एक अकाउंटेंट को अगर ऐसा लगता है कि ये जो घटना हुई है बिजनेस के अंदर उससे कुछ खर्चे हो रहे हैं या कुछ इनकम हो रही है, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को नॉमिनल नेचर का ट्रांजैक्शन बोला जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए मेरे बिजनेस के अंदर एक अकाउंटेंट है जिसका नाम है सुमित। सुमित ने देखा कि बिजनेस के अंदर से, ये हमारा बिजनेस है, सुमित ने देखा बिजनेस के अंदर से कुछ पैसे जा रहे हैं, कैश जा रहा है, कैश जा रहा है, और ये जो पैसा जा रहा है ये एम्प्लॉय के पास जा रहा है। दुकान में एम्प्लॉय काम करते हैं, उन एम्प्लॉयज को हम सैलरी दे रहे हैं। अब जरा देखिए आप, हमारे बिजनेस से जो पैसे जा रहे हैं एम्प्लॉय के पास, एम्प्लॉय ने जो सर्विस दी हमारे बिजनेस को, हम उसे सैलरी दे रहे हैं। ये सैलरी हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस कहलाएगा क्योंकि हमारे बिजनेस से पैसे खर्च हो रहे हैं। सिंपल सी बात। तो सैलरी देना, किराया देना, क्योंकि किराया दे रहे हैं तो पैसे खर्च हो रहे हैं, बिजली का बिल दे रहे हैं तो पैसे खर्च हो रहे हैं। तो सैलरी देना, किराया देना, बिजली का बिल देना, ये सारे एक्सपेंस कहलाते हैं। और जितने भी एक्सपेंस या इनकम नेचर के ट्रांजैक्शन होंगे उन सारे ट्रांजैक्शन को क्या बोला जाएगा, नॉमिनल नेचर के ट्रांजैक्शन। सिंपल सी बात। तो हमने पर्सनल समझ लिया, जहां भी इंसानों का नाम देखे इसका मतलब जहां भी पर्सन से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन हो, इंसानों का नाम देखे, पर्सनल नेचर के ट्रांजैक्शन है। एक्सपेंस और इनकम जैसी कोई फीलिंग आ रही हो, हमें हमारे पास से कुछ पैसे जा रहे हो और वो खर्चा जैसा फील करा रहा हो, हमारे पास कुछ पैसे आ रहे हो वो इनकम जैसा फील करा रहा हो, तो फिर वो नॉमिनल नेचर का ट्रांजैक्शन है। एग्जांपल के लिए मेरी एक दुकान है, मान लीजिए कि मेरी सूट और साड़ी की दुकान है और मैंने वहीं पर दुकान में ही एक बंदे को बिठा रखा है। वो एक छोटी सी पेटी लेकर बैठा हुआ है और वो वहां बैठकर चूड़ियां बेचता है और मैं उससे कुछ किराया लेता हूं। तो ये किराया लेना मेरे लिए डेफिनेट बात है कि वो इनकम है। सिंपल सी बात। तो अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से खर्चा होता हो, फील होता हो कि ये खर्चा है, और ऐसा ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से कुछ इनकम होती हो, उन सारे ट्रांजैक्शन को नॉमिनल नेचर का ट्रांजैक्शन बोलते हैं। जैसे रेंट दिया है तो ये खर्चा है, सैलरी दिया ये खर्चा है, कमीशन हमने पे करी, हमने किसी
ब्रोकर से कांटेक्ट किया, उस ब्रोकर को हमने कुछ कमीशन दिए, तो ये खर्चा है। और अगर ये सारी चीजें हमारे पास वापस आने लगे, जैसे मेरे पास रेंट आ रहा है, तो ये इनकम है। मैंने किसी का काम करा दिया अपने बिजनेस, मेरे बिजनेस के अंदर मैं बैठा हुआ, मेरे पास फोन आया कि आप है ना हमारा ये काम करा दीजिए और हम आपको कुछ कमीशन देंगे। और अगर मैं उसका कुछ काम करा दूं और मुझे जो कमीशन मिलेगी वो मेरी इनकम है। सिंपल सी बात। तो जितने भी एक्सपेंस और इनकम जैसी आपको चीजें लगे, वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन, वो सारी घटनाएं, वो सारे लेन देन नॉमिनल नेचर के कहलाएंगे। जहां भी इंसानों का नाम हो, पर्सनल नेचर के कहलाएंगे। और जो कुछ बच जाएगा वो सब रियल नेचर के कहलाएगा। तो जो कुछ बच जाएगा वो सब रियल नेचर कहलाएगा। सिंपल सी बात। अब रियल नेचर में आप ऐसे और समझ सकते हैं। वैसे रियल नेचर के ट्रांजैक्शन कौन से होते हैं जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अगर दुनिया भर के जितने भी ट्रांजैक्शन है बिजनेस के अंदर, दुनिया भर के जितने भी ट्रांजैक्शन है, ये तो मैंने कुछ लिखे हैं, हजारों ट्रांजैक्शन में से हम कुछ ट्रांजैक्शन को छांट के अलग कर दें, पर्सनल नेचर के ट्रांजैक्शन अलग कर दें, नॉमिनल नेचर के ट्रांजैक्शन अलग कर दें, जो कुछ बच जाएंगे वो सब रियल नेचर के ट्रांजैक्शन है। सिंपल सी बात। अब रियल नेचर के ट्रांजैक्शन को आप ऐसे समझो, जितने भी ट्रांजैक्शन गुड्स से रिलेटेड होंगे, गुड्स से रिलेटेड, या फिर ये समझो गुड्स मतलब कुछ वस्तुएं वगैरह, जितने भी ट्रांजैक्शन गुड्स से रिलेटेड होंगे, या जितने भी ट्रांजैक्शंस ऐसे होंगे जिसको हम टच कर सके, जैसे मैंने फर्नीचर खरीदा, हम फर्नीचर को टच कर सकते हैं, मैंने मशीन खरीदी, हम मशीन को टच कर सकते हैं, हमने एसी खरीदा, हम उसको टच कर सकते हैं, रियल में देख सकते हैं, वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन रियल नेचर के ट्रांजैक्शन कहलाते हैं। फिर भी मैं कहूंगा रियल नेचर के ट्रांजैक्शन को जानने की कोई जरूरत नहीं, हम नॉमिनल नेचर के ट्रांजैक्शन समझ लेंगे, हम पर्सनल नेचर के ट्रांजैक्शन समझ लेंगे, जो कुछ बच जाएगा वो सब रियल नेचर में आएगा। सिंपल सी बात। अब एक बार हम ये समझ गए कि पर्सनल क्या है, नॉमिनल क्या है, रियल क्या है, अब हमें इनके सबके रूल्स देख रहे होंगे। पर्सनल नेचर के ट्रांजैक्शंस को नोट करने के लिए अकाउंटेंट को एक फॉर्मूला दिया जाता है। पर्सनल नेचर के ट्रांजैक्शंस को नोट करने के लिए अकाउंटेंट को एक फॉर्मूला दिया जाता है, और वो फॉर्मूला इस तरीके से है। पर्सनल नेचर का ट्रांजैक्शन बिजनेस के अकाउंटेंट को, बिजनेस के अकाउंटेंट को ऑर्डर देता है, ऑर्डर देता है, ये रूल इसे ऑर्डर देता है कि सुनो भाई अकाउंटेंट, तुम्हारे पास एक रजिस्टर है, इस रजिस्टर के अंदर आपको नोट करना है जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। पर्सनल नेचर के ट्रांजैक्शन को आपको कैसे नोट करना है, आपको डेबिट कर देना है, डेबिट दी रिसीवर, और क्रेडिट दी गिवर। अब ये डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, ये मैं जस्ट अभी थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा। डेबिट दी रिसीवर, क्रेडिट दी गिवर, क्या मतलब है? सोच के देखो, हमारा बिजनेस, मैंने सबसे पहले देखो क्या लिखा, पर्सनल नेचर का ट्रांजैक्शन आप जैसे समझ गए, पर्सन, पर्सन मतलब कोई व्यक्ति। आप ऐसे समझो कि ये एक अमित नाम का लड़का है और इस लड़के से हमारे बिजनेस ने कुछ लिया है, तो हमारे बिजनेस ने कुछ पैसे लिए हैं, इससे कैश आ रहा है, हमारे बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है। अब जरा सोच के देखो, हमारे अकाउंटेंट, बिजनेस का जो अकाउंटेंट है उसकी नजर में, मैं यहां पर इस अकाउंटेंट को खड़ा कर देता हूं, हमारे अकाउंटेंट की नजर में ये हमें कौन है, ये कुछ दे रहा है, इसका मतलब अमित कुछ दे रहा है, और देने वाला गिवर कहलाता है या रिसीवर, गिवर। इसका मतलब हमारे अकाउंटेंट को ये रूल बता रहे हैं कि अगर कोई गिवर है, अगर कोई गिवर है तो उस गिवर को हमें कहां लिखना है, क्रेडिट साइड में लिखना है। सिंपल सी बात। अब ये क्रेडिट साइड और डेबिट साइड क्या होती है वो अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। ऐसे ही मान लो कि मेरे बिजनेस के अंदर
अभी तो हमने अमित से लिया है, इसके बाद हमारे बिजनेस में मान लेते हैं एक लड़का है जिसका नाम है सुमंत। हमारे बिजनेस ने सुमंत को कुछ दिया है, कुछ पैसा जा रहा है। अब जरा सोच के देखो, मेरा बिजनेस का जो अकाउंटेंट है उसकी नजर में ये जो सुमंत है वो कुछ रिसीव कर रहा है। तो ये जो रूल है, ये जो फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले अकाउंटेंट के लिए, अकाउंटेंट को ऑर्डर देते हैं कि अकाउंटेंट तुम्हारी नजर में अगर सामने वाला कुछ ले रहा है, इसका मतलब वो रिसीवर है, और रिसीवर को क्या कर देना, डेबिट दी रिसीवर, यानी कि रिसीवर को डेबिट कर देना। सिंपल सी बात, बहुत इजी। चलो, तो आप ये समझ गए रिसीवर और गिवर का क्या मतलब है। अब आगे चलते हैं। इसके बाद देख लेते हैं हम नॉमिनल नेचर को। सबसे पहले नॉमिनल नेचर का रूल है या नॉमिनल नेचर का फॉर्मूला है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। मतलब ये रूल हमारे बिजनेस के अकाउंटेंट को ये रूल एक तरीके से ऑर्डर दे रहा है कि अकाउंटेंट साहब, बिजनेस में अगर कोई भी लॉस हो या बिजनेस में कोई भी खर्चे हो, आपको लगे कि ये पैसा गया है, इसकी वजह से खर्चा हो रहा है या ये लॉस है, तो उस लॉस और उस खर्चे को डेबिट में लिखना। सिंपल सी बात। और मैंने बार बार आपसे कहा, डेबिट में लिखना मतलब क्या होता है, क्रेडिट में लिखना का क्या मतलब होता है, वो भी मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। अभी फिलहाल हम रूल समझ लेते हैं। और फिर ये इसका उल्टा, ये रूल अकाउंटेंट को ऑर्डर देते हैं कि अकाउंटेंट साहब, अगर कोई इनकम हो या फिर कोई गेन हो तो उसे आप क्रेडिट कर देना। सिंपल सी बात। इसका मतलब बिजनेस के अंदर कोई खर्चा हुआ तो उसे डेबिट करना, और खर्चे का उल्टा इनकम हुई तो उसे क्रेडिट कर देना। कोई लॉस हो गया तो उसे डेबिट करना है, और अगर कोई गेन हो गया तो उसे क्रेडिट कर देना। सिंपल। अब आगे चलते हैं, रियल नेचर के ट्रांजैक्शन को देखते हैं। रियल नेचर के जितने भी ट्रांजैक्शन है उन्हें नोट करने के लिए रूल बनाया गया है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसका मतलब ये रूल, ये फॉर्मूला इस अकाउंटेंट को ऑर्डर दे रहा है कि देखो भाई अकाउंटेंट साहब, अगर बिजनेस के अंदर कोई चीज आती हो, इसका मतलब हमारे बिजनेस के अंदर कोई चीज आती हो, कोई चीज आ रही हो, हमारे बिजनेस के अंदर कोई चीज आ रही हो, उसे डेबिट कर देना, मतलब डेबिट साइड में लिखना। और अगर कोई चीज जा रही हो, हमारे बिजनेस में अगर कोई चीज जा रही है तो उसे क्रेडिट साइड में लिखना है। सिंपल सी बात। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो आपने फॉर्मूले देख लिए। डेबिट करना है एक अकाउंटेंट को, ये देखना है कि अगर कोई रिसीवर है तो डेबिट करेगा, और अगर वो गिवर है तो क्रेडिट करेगा। एक अकाउंटेंट को देखना है अगर कोई चीज आती हो तो डेबिट करेगा, कोई चीज जाती हो तो वो क्रेडिट करेगा। एक अकाउंटेंट को ये देखना है अगर बिजनेस के अंदर से कुछ पैसे जा रहे हैं और वो खर्चा है तो डेबिट करेगा, और अगर बिजनेस के अंदर कोई घटना हो रही है और वो इनकम है, अगर लगता है उसे फायदा हो रहा है, इनकम हो रही है, तो क्रेडिट करेगा। सिंपल। चलो अब आगे चलते हैं। आखिर डेबिट और क्रेडिट कहां करेगा, कैसे करेगा, क्या करेगा, इसे डिस्कस करते हैं। आप इसे ऐसे समझो, इस तरीके का एक फॉर्मेट होता है
ऊपर लिखते हैं जर्नल एंट्री बना रहे हैं, जर्नल एंट्रीज। और इस तरीके का एक फॉर्मेट बनाते हैं जहां लिखते हैं हम डेट, पर्टिकुलर्स, यहां लिखते हैं एल एफ। क्या होता है ये थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। डेबिट ये क्या होता है और क्रेडिट ये क्या होता है। फिर यहां रुपीस, रुपीस सिंपल। अब आप इसे ऐसे समझिए, ये वाला हमेशा, ये जो बीच का पोर्शन है ये हमेशा एकदम वाइड रहेगा। इसे बच्चे को हमेशा वाइड बनाना चाहिए। मैंने ज़्यादातर देखा है बच्चे इसे बड़ा नैरो रखते हैं, इसे थोड़ा सा वाइड करिए आप। अच्छा, ये एक बीच में पतली सी लाइन है, ये मैंने तो भी थोड़ी सी ज़्यादा बना दी। वैसे कायदे में बिल्कुल एक पतली लाइन होनी चाहिए क्योंकि ये हमेशा खाली रहती है। क्यों खाली रहती है इस पर भी डिस्कस करेंगे। एल एफ, ठीक है। डेबिट का क्या मीनिंग है, क्रेडिट का क्या मीनिंग है, ये अभी आप नहीं समझ पाओगे, पर बहुत जल्दी और धीरे धीरे आप समझ लोगे। अच्छा, आप ऐसे समझो, सबसे पहले तो इसका नाम देख लेते हैं। ये जो मैंने ऊपर लिखा है ये पहले क्या रीजन है, क्या नाम है ये। सबसे पहले इस फॉर्मेट के अंदर सबसे पहले ये देख लेते हैं इस फॉर्मेट के अंदर ये जो मैंने नाम लिखे हैं इनका क्या मतलब है, पहले ये समझ लेते हैं। डेट, सबसे पहले डेट का कॉलम, डेट का मतलब क्या है आप ऐसा समझ लो, बिजनेस के अंदर जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो भी लेन देन हो रहा है, अगर डेट ही नहीं लिखोगे आप तो आज आपको आज पता है कि आपने अशोक से पैसे लिए, आज आपको पता है आज आपने मुकेश को पैसे दिए, बट आप कुछ महीनों बाद बिल्कुल भूल जाएंगे कि अशोक से कौन सी तारीख में लिए थे, मुकेश को कौन सी तारीख में दिए थे। इसका मतलब है डेट का कॉलम बहुत जरूरी है। पर्टिकुलर्स, ये आपने पहली बार शब्द सुना होगा। पर्टिकुलर्स को आप ऐसा समझ सकते हैं, पर्टिकुलर का दूसरा नाम डिटेल्स। डिटेल मतलब आप कुछ यहाँ पर डिटेल लिख रहे हैं कि किससे पैसा लिया है, किसको पैसा दिया है, आखिर जो हमारे बिजनेस के अंदर पैसे आए किस बात के आए, पैसे गए हैं तो किस बात के गए, उसकी डिटेल लिख रहे हैं। जैसे कि सैलरी में पैसे गए, किराए में पैसे गए, बिजली का बिल गया, दुकान के लड़कों को सैलरी देने के बाद, बिजली का बिल देने के बाद, किराया देने के बाद, किसी से कुछ पैसे उधार लिए, अशोक से लिए कि मुकेश को दिए, रितु से लिए, मोहित को दिए, सिंपल सी बात, फर्नीचर खरीदा, ये सारी चीजें, मशीन खरीदी, ये सारी डिटेल्स यहाँ लिखनी होती है। उस डिटेल्स को ही पर्टिकुलर बोलते हैं, इसलिए डिटेल शब्द नहीं लिखा जाता है, लिखा जाता है पर्टिकुलर। अच्छा, एलएफ का फिलहाल सिर्फ आपको मैं एलएफ की फुल फॉर्म क्या है ये बता दूं। एल मीन्स है लेजर और एफ मीन्स है फोलियो। अब ये क्या होता है, तो इसे आप ऐसे समझ लो फिलहाल कि ये एक तरीके से पेज नंबर होते हैं। जैसे आपकी कॉपी में जो पेज नंबर पड़े होते हैं, आपने अंदर काम किया है और इसके बाद कॉपी के सबसे फ्रंट पे इंडेक्स बना हुआ होता है जिसमें आप लिखते हैं चैप्टर नंबर 1 इस पेज से इस पेज तक, चैप्टर नंबर 2 इस पेज से इस पेज तक, ऐसे कुछ नंबर डाले जाते हैं जो कि जब तक हम स्कूलिंग लाइन में रहेंगे या कॉलेज में चले जाएंगे हम कभी भी पेज नंबर यहाँ डालने वाले नहीं हैं। यहाँ पर एलएफ हमेशा खाली रहेगा, चाहे आप 11th में हो, 12th में हो या फर्दर आप हायर स्टडीज में जाते हैं तब भी ये कॉलम हमेशा खाली रहेगा। ये सिर्फ प्रैक्टिकल लाइफ में ही काम आता है। इसके बाद आप डेबिट मीन्स क्या है, क्रेडिट मीन्स क्या है, तो उसको आप इतने आसानी से नहीं समझ पाओगे अभी फिलहाल आपको ये समझना होगा। जैसे मैं आपको बताता चल रहा हूँ आपको सेम वैसा ही समझना है, इसके अलावा आपके पास कोई तरीका नहीं है समझने का। तो फिलहाल आप क्या समझें, डेबिट का मतलब है आप ऐसे समझें कि ऊपर वाली लाइन में लिखना डेबिट कहलाता है और नीचे वाली लाइन में लिखना क्रेडिट कहलाता है। सिंपल सी बात।
और जब हम कोई बात लिख देते हैं उसके बाद एक लाइन कर देते हैं इस तरीके से कि हमने एक कंप्लीट बात लिख दी। जैसे मैंने अशोक से पैसे लिए हैं तो मेरे पास कैश आया अशोक से, तो मुझे लिखना है पैसे आए अशोक से, तो मुझे इसके अंदर पैसे और अशोक लिखना है। या ये कह सकता हूं मैं कि मुझे मैंने अशोक से पैसे लिए तो मुझे इसके अंदर लिखना है कि पैसे आए अशोक से आए। जैसे मैं लिख दूंगा पैसे आए अशोक से आए, उसके बाद ये मैंने एक घटना नोट कर दी और उसके बाद में एक लाइन डालूंगा इसमें, जिससे ये पता लग जाए कि एक कंप्लीट ट्रांजैक्शन नोट हो गया है। इसके बाद मैंने मुकेश को पैसे दिए तो अगली बार फिर लिखूंगा। ऊपर वाली लाइन में लिखना डेबिट कहलाता है और नीचे वाली लाइन में लिखना क्रेडिट कहलाता है। सिंपल सी बात। और जैसे ही मैं बात लिख दूंगा पूरी अपनी, उसके बाद मैं एक नया लाइन कर दूंगा कि एक घटना ये नोट हो गई, एक ट्रांजैक्शन ये नोट हो गया, एक लेन देन ये नोट हो गया, एक लेन देन ये नोट हो गया। ऐसे ही लगातार हम नोट करते रहते हैं। तो मैंने क्या बताया, ऊपर वाली लाइन में लिखना डेबिट कहलाता है और डेबिट के पैसे डेबिट में, और नीचे वाली लाइन में लिखना क्रेडिट कहलाता है और क्रेडिट के पैसे क्रेडिट। सिंपल सी बात। चलो, जैसे हम एक सिंपल ट्रांजैक्शन लेते हैं। मान लीजिए मेरे बिजनेस ने किसी शॉप पर जाकर फर्नीचर खरीदा है। तो फर्नीचर आ रहा है और बदले में मैंने क्या दिया हुआ है शॉपकीपर को, कैश जा रहा है। सिंपल। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें सबसे पहले ये देखना होगा ये जो ट्रांजैक्शन हुआ वो किस नेचर का। तो मैं पहली बात बता दूं, यहाँ आपको कोई नाम नहीं दिख रहा, इसका मतलब पर्सनल नेचर का ट्रांजैक्शन नहीं। सबसे पहली बात, आप जब भी कोई चीज खरीद के लाते हैं, क्या आप जरूरी है कि उसका नाम जानते हैं कि आप किससे खरीद के ला रहे हैं? नहीं। आप फुटवियर खरीद के ला रहे हैं, आपने किसी दुकान से मोबाइल खरीदा, आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप किससे खरीद रहे हैं। आप फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर दे देते हैं कि आपको पता होता है कि आपके पास जो प्रोडक्ट आ रहा है वो किससे आ रहा है, तो नाम से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब फर्नीचर आ रहा है और किससे आ रहा है आपको कुछ नहीं पता। दूसरी बात, फर्नीचर, यहाँ पर कोई नाम नहीं है इंसानों का, बस इतना लिखा है फर्नीचर आ रहा है, पैसे जा रहा है। दूसरी बात, तो पर्सनल नेचर का ट्रांजैक्शन तो है ही नहीं। अब बचे दो, रियल और नॉमिनल। अब जरा एक बार बताओ, मैंने नॉमिनल ट्रांजैक्शन को पहचानने का तरीका बताया था कि हम कुछ कोई ऐसी घटना हो हमारे साथ, हमारे बिजनेस के अंदर कोई ऐसी घटना हो कि उससे हमें फील हो कि खर्चा हो गया है, तो वो नॉमिनल नेचर का ट्रांजैक्शन है। बट मैं आपको बता दूं, अकाउंट्स के अंदर या रियल लाइफ में भी आप कह सकते हैं, हम फर्नीचर वगैरह खरीदते हैं, वो हमारा खर्चा नहीं कहलाता। उसका एक, वैसे तो कई सारे रीजन है, पर मैं उसका एक सिंपल रीजन बता दूं, हम कभी भी उस चीज को खर्चा नहीं कहेंगे जो चीज हमारे साथ लंबे समय तक रहे या लंबे समय तक हमारे साथ टिकी रहे। जैसे एग्जांपल के लिए, मैंने अपने बिजनेस के लिए एक एसी खरीदा है। एसी कोई एक दिन के लिए नहीं आ रहा है, 2 दिन के लिए नहीं आ रहा है, एसी कोई 1 महीने के लिए नहीं आ रहा है, एसी कई सालों के लिए आ रहा है। मैंने अपने बिजनेस के अंदर पंखे खरीदे, फैन लगवाए, फैन कोई 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए नहीं आ रहा है, कई सालों के लिए आ रहा है। मैंने अपने बिजनेस के अंदर फर्नीचर लगाया, दीवारों पर मैंने फर्नीचर सेट किया है जिससे मैं उसके अंदर माल रख सकूं। वो फर्नीचर कोई 2 दिन के लिए नहीं आ रहा है कि मैंने आज फर्नीचर दीवारों पे लगवाया, उसके अंदर माल रखा और 4 दिन बाद सारा फर्नीचर उखड़वा के फेंक दूंगा। ऐसा नहीं है। एक बार इंसान फर्नीचर लगाता है, 10-10, 20-20 साल तक फर्नीचर लगा रहता है। आपके घर में देखिए, वो जो दरवाजे लगे हुए हैं, वो जो खिड़कियां लगी हैं, आपके घर पे जो बेड पड़ा हुआ है, आपके घर पे जो फर्नीचर लगा हुआ है, क्या वो 2 दिन 4 दिन पुराना है? कई सालों पुराना है। इसका मतलब हर वो चीज जो हमारे साथ लंबे समय तक टिकी रहती हो वो खर्चा नहीं है।
जैसा कि आपके घर पे पड़ी हुई चेयर वो कई साल पुरानी है, आपके घर पे पड़ी हुई टेबल, आपके घर पे पड़ा हुआ बेड, आपके घर पे लगा हुआ एसी, आपके घर पे लगा हुआ फैन, ये सारी चीज़ें, ये बोर्ड मैं पिछले 5 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये जो भी सारी चीज़ें बहुत लंबे समय तक हमारे साथ रहती हैं, वो खर्चा नहीं माना जाता है। इसका मतलब फर्नीचर खरीदना कोई खर्चा नहीं है। हम जमीन खरीद रहे हैं, सालों हमारे पास जमीन रहती है, 100 साल पहले हमारे पिताजी के पिताजी ने, हमारे दादाजी ने जमीन खरीदी थी, कई सालों से हमारे पास है। तो ये जो भी चीज़ें हमारे साथ हमारे पास लंबे समय तक टिकी रहती हैं, वो खर्चे नहीं कहलाते हैं। इसका मतलब फर्नीचर खरीदना, सबसे पहले तो इसमें कोई नाम नहीं है, तो पर्सनल नेचर का ट्रांजैक्शन नहीं है। दूसरी बात, ये फर्नीचर खरीदना कोई खर्चा नहीं है, क्योंकि खर्चा उसे माना जाता है जैसे बिजली का बिल है, मैं आज बिजली यूज करूंगा, आज के दिन के पैसे दूंगा तो सिर्फ मुझे आज के दिन की बिजली मिलेगी, इसके बाद कल के दिन के पैसे दूंगा तो कल के दिन की बिजली मिलेगी। इसका मतलब ये मेरा खर्चा है। सिंपल सी बात, मैं पिज्जा खाकर आया हूँ, ये मेरा खर्चा है, बट मैंने जमीन खरीदी, ये खर्चा नहीं है, क्योंकि पिज्जा लंबे समय तक मेरे पास टिका नहीं रहेगा। एक 300 रुपए का पिज्जा ये नहीं कि कई सालों तक चलेगा मेरे पास, वो बस मैं अभी लाया हूँ, 10-15 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। जबकि मैं फर्नीचर लाया हूँ, मैं टेबल लाया हूँ, मैं लैपटॉप लाया हूँ, मैं मोबाइल लाया हूँ, कई सालों तक टिके रहते हैं। सिंपल सी बात। तो ऐसे जो फर्नीचर आ रहा है कई सालों तक टिका रहेगा और कई सालों तक मेरे साथ रहेगा, ये खर्चा नहीं है। तो ना ही यहाँ पर नाम है, इसका मतलब ये पर्सनल नेचर का ट्रांजैक्शन है नहीं है, ना ही ये खर्चा है फर्नीचर खरीदना, तो ये नॉमिनल नेचर का ट्रांजैक्शन नहीं है। तो ना ही ये पर्सनल नेचर का है, ना ही ये नॉमिनल नेचर का है, तो ये कैसा ट्रांजैक्शन है? ये रियल नेचर का ट्रांजैक्शन है। और रियल नेचर का फॉर्मूला आपको पता है, रियल नेचर का फॉर्मूला, रियल नेचर की जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उसका फॉर्मूला आपको पता है, डेबिट कर दो व्हाट कम्स इन, जो भी आता हो डेबिट कर दो और जो भी जाता हो क्रेडिट कर दो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब जरा यहां देखिए, मैंने आपको पहले बताया क्या, डेबिट मीन्स है ऊपर वाली लाइन, यानी कि मुझे जो डेबिट करना है वो ऊपर ही लिखूंगा मैं, और जो क्रेडिट करना है वो नीचे लिखूंगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ऊपर क्रेडिट लिखते नीचे डेबिट लिखते हैं। ऊपर वाली लाइन मीन्स डेबिट, फिलहाल आप ऐसे ही समझ सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं समझ पाओगे। ऊपर वाली लाइन में लिखने का मतलब है डेबिट, नीचे वाली लाइन में लिखने का मतलब है क्रेडिट। अब जरा देखो, ये कह रहा है डेबिट कर दो अगर कोई चीज आती है, तो जरा देखो हमारे पास फर्नीचर आ रहा है, इसका मतलब फर्नीचर डेबिट में लिखा जाएगा, तो हम ऐसे लिखते हैं फर्नीचर अकाउंट डेबिट। सिंपल, डेबिट मीन्स वो DR, डेबिट को शॉर्ट फॉर्म में हम इस तरीके से D और R। अच्छा, बदले में क्या जा रहा है? पैसे जा रहे हैं, कैश। क्या कह रहा है कि अगर कोई चीज जाती हो आपके पास से तो उसे क्रेडिट में लिखेंगे, इसका मतलब हमें ऐसे लिखना है कैश अकाउंट क्रेडिट। सिंपल, कोई दिक्कत कोई परेशानी? अच्छा, अच्छा हम कैसे लिखने वाले हैं? तो रियल नेचर का ट्रांजैक्शंस का आपने फॉर्मूला देखा कि डेबिट कर दो जो चीज आती हो, क्रेडिट कर दो जो चीज जाती, तो क्या आ रहा है? फर्नीचर आ रहा है, तो हम ऐसे लिखते हैं फर्नीचर अकाउंट डेबिट। तो देखो डेबिट वाला मैंने कॉलम फिल कर दिया है। अच्छा, फर्नीचर मैं कह रहा हूं, ये फर्नीचर जो आ रहा है और जो पैसा जा रहा है, ये मैंने 1 लाख रुपए का खरीदा है, इसका मतलब फर्नीचर 1 लाख रुपए का आ रहा है। अब बदले में मेरे पास से क्या जा रहा है? कैश। तो ये क्या कह रहा है? जो चीज जाती है उसे क्रेडिट करो, तो मैं यहां लिखूंगा कैश अकाउंट क्रेडिट, और कैश 1 लाख रुपए जा रहा है। हम क्या करते हैं, हम डेबिट वाली चीज डेबिट वाले कॉलम में, क्रेडिट वाली चीज क्रेडिट वाले कॉलम में। सिंपल सी बात, इसके आगे ये खाली रहता है, ये खाली रहता है।
तो हमने कैसे लिखा, फर्नीचर आ रहा है, आने वाली चीज डेबिट, और फर्नीचर खरीदने के बदले में क्या जा रहा है, पैसा, जाने वाली चीज क्रेडिट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब मैं एक और बात बता दूं, ये काफी आसान है इस तरीके से लिखना, बट हम ऐसे ना लिखकर थोड़ा सा इसका डिफरेंट तरीका बता दूं। ऐसे ना लिखकर हम इसको ऐसे लिखते हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और कैश अकाउंट क्रेडिट ना लिखकर हम थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हैं और यहां से लिखते हैं टू शब्द लगाते हैं और लिखते हैं टू कैश अकाउंट, और क्रेडिट शब्द नहीं लिखते। अब क्या रीजन है इसके पीछे, वो मैं रीजन आपको बता दूंगा कि ऐसा क्यों किया गया है। हम डेबिट तो लिख रहे हैं पर हम क्रेडिट नहीं लिखते हैं। टू लगाने का मतलब ही हो जाता है कि हमने किसी चीज को क्रेडिट कर दिया है। टू लगाने का मतलब हो जाता है हमने किसी चीज को क्रेडिट कर दिया है। तो हम ऐसे ना लिखकर इस तरीके से लिखते हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और हम 1 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदा, और चूंकि ये इधर की तरफ आगे की तरफ चला जाता है, कैश हम यहाँ से शुरू से ना लिखकर कुछ स्पेस छोड़ते हैं। एक ऐसे समझ लो कि हम इसको उधर की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट कर रहे हैं, और ये शिफ्ट करने की वजह से पैसे भी यहाँ ना लिखकर यहाँ लिखे जाते हैं। सिंपल, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो आपको पहले समझना ऐसे और लिखना इस तरीके से, कोई दिक्कत? चलो अब आगे चलता हूँ। इसके आगे चलते हैं हम, मैं ये हटा दे रहा हूं फिलहाल के लिए। और इसे सही से लिख देता हूं, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के ऐसे, टू कैश अकाउंट। अब आइए आप, अच्छा इस तरीके से ये जो मैंने ब्रैकेट बनाए हुए हैं, ये जो इन ब्रैकेट्स को आपको नहीं बनाना होता है, ये जस्ट मैं बिल्कुल बेसिक आपको समझा रहा हूं कि आपको लिखना कैसे होता है। सिंपल, ये ब्रैकेट आपको बनाने नहीं होते, सिंपल। अच्छा अब आगे चलते हैं, एक और कोई ट्रांजैक्शन ले लेता हूं। मैंने इस बार क्या किया है कि मैंने मशीन खरीदी है, तो मेरा ये बिजनेस है, और इस बिजनेस के लिए मैंने किसी शॉप पर जाकर एक मशीन खरीदी है। तो मशीन आ रही है, मशीन आ रही है, और बदले में कैश जा रहा है। सिंपल। तो रूल तो अब आपको लगभग याद हो गया होगा। रियल नेचर के जितने भी ट्रांजैक्शन हैं, उनका क्या रूल है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सिंपल। अब जरा देखो क्या आ रहा है, मशीन आ रही है ना। तो क्या कह रहा है, कोई चीज जो आती हो उसे क्या करना है, डेबिट। तो मैं यहां लिखूंगा मशीन अकाउंट डेबिट, और मेरे पास से क्या जा रहा है, मेरे पास से क्या जा रहा है उसे मैं क्रेडिट में लिखूंगा। इसका मतलब मेरे पास से कैश जा रहा है, तो वही कैश अकाउंट क्रेडिट, बट ऐसे ना लिखकर हम क्या लिखते हैं, टू मतलब ये है कि हमने क्रेडिट कर दिया है, टू कैश अकाउंट। सिंपल। अच्छा ये मशीन मैं मान लेता हूं कि मैंने 2 लाख रुपए की खरीदी, तो मशीन अकाउंट डेबिट 2 लाख, और बदले में 2 लाख रुपए का कैश चला गया। सिंपल। अच्छा इसके बाद
मैं अब बिना ब्रैकेट के लिख कर दिखाऊंगा आपको एक ट्रांजैक्शन कैसे लिखना होता है। मान लीजिए मैंने जो फर्नीचर खरीदा था, अब कुछ दिनों बाद मैंने कुछ महीनों और सालों बाद मुझे वो समझ में नहीं आ रहा और मैंने उसको बेच दिया है किसी को। मैंने किसी को बेच दिया है। तो फर्नीचर मैंने कई साल इस्तेमाल करने के बाद कबाड़े के रूप में बेच दिया, पुराना हो गया, किसी को बेच दिया है। फर्नीचर सोल्ड, कई साल पहले खरीदा था मान लो, और कुछ साल निकलने के बाद मैंने बेच दिया। बेचने पर अब मेरे पास पैसा आएगा, क्योंकि मैं फ्री में तो बेच नहीं रहा हूं, कैश आ रहा है और फर्नीचर मेरे पास से जा रहा है। मेरे बिजनेस से फर्नीचर चला जाए, क्योंकि फर्नीचर कई साल पहले मान लो मैंने खरीदा था और अब मेरा मन बदल गया है। मैं सोच रहा हूँ कुछ नया फर्नीचर लगवाऊं, सारा फर्नीचर उखाड़ो और इसे हटाओ, बेचो, इसे कबाड़े के रूप में बेच दो। और ये फर्नीचर मैंने 10,000 का बेच दिया है। तो जरा देखो क्या कह रहा है, जो चीज जाती हो उसे क्रेडिट में लिखो और जो चीज आती हो उसे डेबिट में लिखो। तो क्या आ रहा है मेरे पास, कैश। तो मैं लिखूंगा ऐसा करके, कैश अकाउंट डेबिट और थोड़ा सा स्पेस और यहां से शुरू करूंगा टू, और क्या चीज जा रहा है, जो जाने वाली चीज है क्रेडिट टू फर्नीचर अकाउंट। और इस तरीके से एक लाइन कर दूंगा, कंप्लीट, सिंपल। और मैंने 10,000 रुपए का फर्नीचर दे दिया। तो काफी आसान है। अब इसमें कई सारी डिटेल्स हैं, कई सारी और भी बातें, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। ऐसे समझो ये सिर्फ जर्नल एंट्री कैसे नोट होती है, जर्नल एंट्री क्या होती है, एक तरीके की इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इससे आप समझ पाओगे कि आखिर बिजनेस में जो अकाउंटेंट है वो अकाउंटेंट रोजाना की घटनाएं कैसे नोट करता है। तो हमें इस तरीके के कॉलम नहीं बनाने हैं, हमें सिंपल ऐसा नोट करना होता है। सिंपल सी बात। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।